नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। ममता बनर्जी के खिलाफ छात्रों का रोष। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या दुष्कर्म मामले में कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की पानी की बौछार, भांजी लाठियां। कोलकाता की किलेबंदी पर बेफरी भाजपा का महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने में विफल सरकार। रोकने चली है छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ममता को बताया असली तानाशाह। राज्य भाजपा ने 12 घंटे के बंद का किया ऐलान। कर्नाटक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भाजपा का वार। कहा, आबाद रहे दामाद, चाहे राज्य हो जाए बर्बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे दामाद बेटी के नाम पर आवंटित जमीनों पर पूछे सवाल। नैतिकता के आधार पर मांगा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। रूस यूक्रेन संघर्ष पर हुई बातचीत। संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की भारतीय प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीसरी लिस्ट। कुल 45 उम्मीदवारों की लिस्ट हो चुकी है जारी। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 18 सितंबर को 24 सीटों पर होंगे मतदान। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत में जनजीवन प्रभावित। बीते 24 घंटों में 7 लोगों की गई जान। केंद्र ने सेना की 6 टुकड़ियों को राहत और बचाव के लिए किया आवंटित। और भाजपा 2 सितंबर से चलाएगी नए सिरे से विशेष सदस्यता अभियान। मौजूदा सदस्यों को भी दी जाएगी दोबारा सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता देकर करेंगे इस अभियान की शुरुआत। ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोलकाता आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ नवन्ना मार्च किया। इस दौरान पुलिस से छात्रों की झड़प भी हुई। किलेबंदी में तब्दील हुई कोलकाता की सड़कों पर पुलिस ने 10 जगह पर बैरिकेडिंग की थी। हावड़ा ब्रिज पर छात्र जब राज्य सचिवालय नवन्ना का घेराव करने के लिए आगे जा रहे थे तो उसी वक्त उनकी पुलिस से भिड़ंत हुई। दोपहर करीब 1 बजे पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और बाद में हल्का बल प्रयोग भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर किया। संतरागाछी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसी तरह की खबरें पूरे कोलकाता से सामने आईं। पुलिस ने जगह जगह मजबूत बैरिकेडिंग की हुई है। कंटेनर, कंक्रीट और लोहे की अस्थायी अवरोध रास्तों में लगाए हैं। सभी का मकसद था कि किसी भी तरह से छात्रों को नवन्ना भवन, जो कि राज्य सचिवालय है, वहां ना पहुंचने दिया जाए। पुलिस प्रशासन के मुताबिक छात्रों ने प्रदर्शन की जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में छात्रों का प्रदर्शन कानून के मुताबिक नहीं है। और पूरे घटनाक्रम पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता सरकार को असली तानाशाह करार दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग है कि ममता अपने पद से तत्काल इस्तीफा दें। भाजपा ने छात्रों के प्रदर्शन को संवैधानिक हक बताया है
तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज जांच कांड और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंध की आशंका जताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संजय घोष को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में कौन सा बड़ा राज पता है कि कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में पूरा नेतृत्व उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हैरान करने वाली बात है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में छात्र समाज के नबन्ना मार्च को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मार्च को रोकने के लिए सरकार ने ड्रोन, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक तैनात किए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। और खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जीपीओ पर स्थित गांधी प्रतिमा पर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला फूंका। भाजपा की नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव के आह्वान पर किए गए इस प्रदर्शन में स्कूली छात्रों के द्वारा एक नाट्य भी प्रस्तुत किया गया। अपर्णा यादव ने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। जिस प्रकार का आचरण है वहाँ की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी का, वो और भी ज़्यादा जो है खराब है। जिस प्रकार की उनकी भाषा थी, जिस प्रकार का उनका जो है प्रेशर देना है, जो विक्टिम्स की फैमिली है, आप उनसे उनका दर्द पूछ करके आइए कि वो कितने दुखी हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो भी आदमी उनसे बात कर रहा है, उनकी एक ही शब्द है कि हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। इसीलिए बी अवेयर के माध्यम से आज मैंने सभी को उत्तर प्रदेश में सेंसिटाइज करने के लिए ये धरना दिया है। इसमें मेरे साथ स्कूल के बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं और हम सब लोगों ने यहाँ पर इसी प्रकार से साइलेंट प्रोटेस्ट करने की घोषणा करी। और अब जम्मू कश्मीर से खबर, जम्मू कश्मीर चुनावों से जुड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उमर अब्दुल्ला गांदेरबल से और तनवीर सादक जदीबल से चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आयकर के विभिन्न करदाताओं से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में प्रधान आयकर आयुक्त पटना और धनबाद और 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कहा कि आरोपी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आयकर के विभिन्न करदाताओं से अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे। पटना और धनबाद में तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को 28 अगस्त को पटना स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की जांच जारी है। अब बात बाढ़ और बारिश के कहर की। गुजरात में बारिश ने जीवन की रफ्तार को थाम दी है। बड़ोदरा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की जानें चली गई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने
विज्ञान विभाग ने राज्य में 29 अगस्त तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच केंद्र ने सेना की 6 टुकड़ियों को राहत और बचाव कार्य के लिए आवंटित की है। वहीं विश्वामित्री नदी के उफान पर होने से वडोदरा के रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार भारी बारिश के कारण जलाशय और प्रतापपुरा जलाशय से पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा गया है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के साथ राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बारे में एक समीक्षा बैठक की। अगली बड़ी खबर, आबकारी नीति मामले में बीआरएस की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया। इसके अलावा के कविता को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा और समय समय पर जांच एजेंसी को रिपोर्ट भी करनी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। एक बार फिर से बसपा की सुप्रीमो मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनावों की तैयारी पर चर्चा होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा हुए भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सिद्धारमैया ने जनता के लिए कार्य नहीं किए बल्कि मात्र अपने परिवार को लाभ पहुंचाया है। कर्नाटका में हमने देखा किस तरह से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी नाक के नीचे मूडा स्कैम होता है। इसके साथ वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम होता है। मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को सुनिश्चित यह करना था कि वहां कर्नाटका की आबादी के लिए हित करे, वो अपने परिवार का हित कर रहे थे। और कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने प्रियांक खरगे से पूछा है कि करोड़ों की जमीन उनको कैसे मिल गई। 5 acres of civic amenities plot, the plot which is right next to Bangalore International Airport. This plot is worth crores. It's very valuable land. My question is, if at all government wanted to allot this property, how many applicants were there who were interested in the CA plot? Why only Kharge Family's Trust was chosen for the allotment? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और विद्यालयीय शिक्षा, इस विषय पर जीवा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां देश के जाने माने शिक्षाविदों और विचारकों की उपस्थिति रही। यहां भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े अध्ययन की आवश्यकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विद्यालयीय शैक्षिक अवधि में व्यापकता से क्रियान्वित करने की बात कही गई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और जीवा पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और विद्यालयी शिक्षा, इस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जीवा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद में हुआ, जहां देश के जाने माने शिक्षाविदों और विचारकों की उपस्थिति रही। शिक्षार्थियों और शिक्षकों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सैद्धांतिक शिक्षा से कहीं अधिक प्रायोगिक शिक्षा द्वारा
प्रभावी बनाया जा सकता है, यह संगोष्ठी के साथ साथ आयोजित प्रदर्शनी में भी स्पष्ट हुआ, जहां विद्यालयी या शैक्षिक अवधि में भी कौशल और उद्यम संबंधी छात्रों के अनेक उपक्रमों को प्रदर्शनी में उपस्थित शिक्षाविदों ने जमकर सराहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पाठ्यचर्या संबंधी नीतियों और अनुशंसाओं के बारे में इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित शिक्षाविदों ने अपने विश्लेषणात्मक विचार रखे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी अध्ययन की आवश्यकता को विद्यालयी या शैक्षिक अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा व्यापकता से क्रियान्वित करने की बात कही। समग्र शिक्षा नीति का आप अध्ययन करेंगे तो स्थान स्थान पर भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया गया है। मैं एक ही उल्लेख सिर्फ करूंगा कि जो इनका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना है उनके लास्ट पैरे में कहा गया है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य यह है कि इस देश के नागरिक है वो विचार से, बौद्धिकता से और व्यवहार से भारतीय बने। आज पेडागोजी की बात करें, पढ़ाने की पद्धतियों की बात करें तो सिर्फ एक ही पद्धति चलती है, भाषण, लेक्चर। लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में 32 प्रकार की पद्धतियां हैं, तो उन पद्धतियों को लाना पड़ेगा फिर से, जो विदेश में चल रहा है, भारत में नहीं है वो। तो इस प्रकार की हर लेवल में जो बदलाव की, परिवर्तन की बात कही है, उनका मूल आधार भारतीयता है। दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन से जुड़े विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत के महत्व को समझते हुए दूरदर्शन समाचार द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार एक राष्ट्रीय लोक प्रसारक होने के नाते शिक्षा और जागरूकता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। दूरदर्शन विभिन्न शैक्षणिक आयोजनों की कवरेज को चैनल पर उचित स्थान देता है एवं समय समय पर छात्रों और विद्यालयों की सफलता की कहानियों को भी प्रसारित करता है। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि एनईपी में जिस भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की चर्चा है, उसके आधार पर हमने विगत वर्ष से ही सुप्रभातम नामक एक कार्यक्रम डीडी न्यूज़ पर शुरू किया है। ये सवेरे आता है। इसमें हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान व चिंतन को जन सामान्य तक पहुंचाना है। साथ ही संस्कृत वार्ता और वार्तावली जैसे संस्कृत कार्यक्रमों के द्वारा संस्कृत भाषा में भी हम दैनिक व साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और विद्यालयी शिक्षा इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर विशेष जोर दिया गया और शिक्षा के प्रायोगिक और विद्या के वास्तविक स्वरूप को संपूर्णता के साथ अपनाए जाने की सामयिक आवश्यकता को भी स्पष्ट किया गया। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज़। और अब आज की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करके बताया और उन्होंने लिखा, आज राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरे सुझाव पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केरल सीएमओ के मुताबिक बैठक में वायनाड के पुनर्वास पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा मांगे गए एक अतिरिक्त विस्तृत ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया। नई दिल्ली में 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे और विविधतापूर्ण हुए हैं, जो रक्षा, अंतरिक्ष, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, तेल और प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन,
कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों तक बहुत ही व्यापक क्षेत्र में फैले हुए हैं। Excellency, let me welcome you and your delegation again to India, and I look forward today to a very productive meeting of the Joint Commission. Let me also begin by congratulating Brazil for conducting the G20 meeting successfully, and also on the first ministerial consensus document realized during the G20 Development Working Group ministerial meeting. I'd like to reiterate India's full support to the Brazilian G20 presidency, and also recall that we got your fullest support during our own presidency. We appreciate various unique initiatives centered on the theme of building a just world and a sustainable planet. Our strategic partnership, which was established in 2006, has deepened and diversified over the years. It now spans a very wide range of domains, from defense, space and security, including cyber, to trade and investment, oil and natural gas, biofuels, agriculture, animal husbandry, food processing, health and medicine, traditional medicine, science, technology, culture, and people-to-people relations. We have a substantial bilateral trade basket. It has by and large gone up. In the last year, we've had some challenges. It's something I look forward to discussing with you. We also have a very important energy cooperation between our two countries. And we, of course, have particularly valued the biofuels cooperation that India and Brazil have established. On the people-to-people relations, these are again a very big source of support for our relationship. We're very pleased to see greater appreciation of Indian culture, performing arts, philosophy in Brazil, and celebrations relating to India in various platforms. I also today look forward to discussing our multilateral cooperation. G20 I have mentioned, but in the BRICS we have been strong and reliable partners. We have in the UN platforms always worked together. We together are members of the G4 group, whose meeting I look forward to next month. So bilaterally, multilaterally, and on a number of regional issues, I think we are both countries who have taken important public positions on matters which concern the international community. I look forward to discussing some of those issues with you as well. Once again, I welcome you and members of your delegation. I look forward to our conversation. Thank you. अब खबर खेल की दुनिया से। पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी खेलगांव पहुंच चुके हैं। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में 160 देशों के 4,400 से भी अधिक एथलीट 22 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। पेरिस ओलंपिक के बाद अब बारी है पेरिस पैरालंपिक खेलों की। पेरिस पैरालंपिक खेलों में 171 देशों के 4,400 से अधिक पैरा एथलीट 12 दिनों तक पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। पेरिस में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। पेरिस में बना पैरालंपिक खेलगांव सभी पैरा एथलीटों के लिए एक आदर्श घर है। सेंट डेनिस में बनाए गए इस खेल गांव की दीवारों पर पैरालंपिक खेलों के शुभंकर की तस्वीरों को लगाया गया है। इस खेल गांव को पैरा एथलीटों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक स्थान, सड़क, फुटपाथ और क्रॉस वॉक में जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि पैरा एथलीटों को आने जाने में आसानी रहे। गांव में एथलीटों को घूमने में मदद करने के लिए बग्गी की भी व्यवस्था है। एथलीटों के लिए सुविधाजनक बिस्तरों और बाथरूम के साथ अनुकूलित फ्लैट भी उपलब्ध हैं।
यह पैरालंपिक गांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत छोड़कर जाने वाला है। यह दिव्यांग लोगों के लिए डिज्नीलैंड जैसा है, जहां हर चीज के लिए एक योजना बनाई गई है और छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान दिया गया है। हर बात पर विचार किया गया है ताकि पैरा एथलीट भी अन्य लोगों की तरह समान अनुभव का आनंद ले सके। कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण है, जैसे कि बालकनियाँ। अक्सर बालकनी पर जाने के लिए आपको बालकनी के किनारे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ एक ही स्तर पर है, इसलिए आप अपनी व्हीलचेयर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बालकनी में कॉफी पी सकते हैं जिसके पास कृत्रिम अंग है। पैरालंपिक के दौरान खिलाड़ियों की सुविधा के लिए पहली बार खेलगांव में कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक्स और व्हीलचेयर मरम्मत केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में खेलों के दौरान लगभग 2000 मरम्मत कार्य किए जाने की उम्मीद है। खेलगांव के निदेशक ने कहा कि ओलंपिक के दौरान कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आए और दोनों आयोजनों के बीच बहुत कम मरम्मत कार्य करने पड़े। बेडरूम में शयन हमने ऐसा फर्नीचर लगाया है जो व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुलभ है, जिसमें विशेष ऊंचाई पर एक बिस्तर भी शामिल है। बेशक ये बेड कार्डबोर्ड के हैं, लेकिन इन्हें उचित ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि खिलाड़ी आसानी से अपनी व्हील चेयर से बिस्तर पर आ सके। घरों के डिजाइन के लिए भी यही बात लागू होती है। शुरू से ही डेवलपर्स ने फ्लैट को सही ऊंचाई पर बिजली के सॉकेट के साथ बनाया, न कि बहुत कम ऊंचाई पर। यह उन कुछ उदाहरणों में से एक है जिसने हमें पैरालंपिक एथलीटों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फ्लैट्स उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। पैरालंपिक विलेज में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें भोजन के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट, एक विशाल खेल हॉल, कई खेलों के लिए प्रशिक्षण मैदान, एक पैरा क्लिनिक, प्रार्थना कक्ष और एक एंटी डोपिंग केंद्र शामिल है। पैरालंपिक खेल 8 सितंबर को संपन्न होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।